नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है वो आपके एनईपी का जो सिलेबस है उसके बीएससी 6th सेम के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है उसमें, या आगे आप कोई भी लाइब्रेरियन के कई सारे जॉब्स आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको 3 पढ़ने हैं, इन्फ्लिबनेट, एनआईसीनेट एंड बीआरनेट। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे विद्वान हो गया, शोधगंगा हो गया, कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपका नोट्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसे ईजिली समझ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप सबने उसमें पढ़ा होगा कंप्यूटर में, चाइल्डहुड से ही, अपने बचपन से ही। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अंदर के जैसे मेमोरी कार्ड में जो चीज़ें पाई जाएंगी आप उनको टच नहीं कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे बस। ठीक है, देख नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, बस टच नहीं कर पाएंगे उसको। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप चीज़ों को एक्सेस तो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए। जैसे इनमें क्या हो सकता है कि जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं ये लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं, क्लासरूम में, क्लास के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में इन एजुकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या होता है कि मेक्स सम पार्ट ऑफ एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जैसे मान लीजिए पहले क्या होते थे कि बुक्स जो होती थी, ठीक है, जैसे जो बड़ी बुक्स हैं, मोटी बुक्स हैं, उनकी लिमिटेड कॉपीज़ रहती थी। ठीक है, तो वो सब तक नहीं पहुंच पाती थी। अब उसी बुक को अगर हम क्या करते हैं कि अगर इन्फ्लिबनेट एक वेबसाइट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे सारे बुक्स का कलेक्शन पाया जाता है। कोई भी दुनिया की बुक है, आपने उसको क्या किया, डिजिटलाइज कर दिया। अब घर बैठे आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, कहीं पे भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो इफ़ेक्टिव हो गई लर्निंग, एफिशिएंट हो गई। प्रेजेंट टाइम में कोरोना के आने के बाद से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो आदमी को क्या हुआ, आपके अपने घर से आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ रहा है और चीज़ें आपको घर पे ही मिल जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो हैं चीज़ें इस तरीके से हैं। अब हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो एक शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। सेम चीज़ें मतलब हिंदी में भी आपकी हैं। मैं इंग्लिश को पढ़ के समझाऊंगी, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको नोट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे। अब जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है आपका इन्फ्लिबनेट, एनआईसीनेट, बीआरनेट, स्वयं, शोधगंगा, विद्वान। ठीक है, अब इन्फ्लिबनेट के ही अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे शोधगंगा एंड विद्वान, ये दोनों एप्लीकेशन जो है डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लिबनेट को देखेंगे। तो इफ इन्फ्लिबनेट की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करा दूंगी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इसके फुल फॉर्म से, इसका सेंटर कहाँ पे है उससे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्फ्लिबनेट की अगर मैं बात करूं तो इसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क या सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लिबनेट की बात किया जाए तो ये जो है ये पहले ये एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसका मेन सेंटर जो है गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात गांधीनगर में है। ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी के द्वारा। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूजीसी, जिसे कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें यूजीसी ही मैनेज करता है। ठीक है, यूजीसी ने इसको क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। और ये ऑटोनॉमस, मतलब ऑटोनॉमस का मतलब जो होता है जिसका खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो। ठीक है, तो यूजीसी का इस पे कंट्रोल है। न्यू ग्रांट कमीशन जो है इसका आईयूसी के द्वारा न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, हमारे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, ये एक मेजर प्रोग्राम था जिसका इनिशिएशन यूजीसी के द्वारा 27 फरवरी 1998 से स्टार्ट किया गया था। लेकिन
ये प्रोजेक्ट IUCAA के अंडर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUEC बन गया है 16 मई 1996 से, ठीक है। इन्फ्लिपनेट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, जैसे इसमें मॉडर्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो थे उनको मॉडर्न कर दिया गया, मतलब उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। यूजिंग द स्टेट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या किया गया है, सूचना के अच्छे उपयोग के लिए अत्यधिक तकनीकी का उपयोग करके भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, मतलब इनको क्या कर दिया गया है, मॉडर्नाइज कर दिया गया है ऑनलाइन, ठीक है। कैसे? इन्फ्लिपनेट क्या करता है, इन्फ्लिपनेट इज अ सेट आउट ऑफ टू बी मेजर प्लेयर इन प्रमोटिंग स्कॉलरली कम्युनिकेशन एमंग एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंडिया। इन्फ्लिपनेट क्या करता है, भारत में जो आपके स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जैसे एकेडमिक्स में, जैसे आप एकेडमिक्स में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और रिसर्चर्स जो हैं उनके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अब आप अगर अपने एकेडमिक्स में हैं, आप चाहें किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सर्च करके, कोई भी रिसर्च पब्लिश हुआ, कोई भी चीज़ हुआ है, तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लिपनेट का, ठीक है, इन्फ्लिपनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर इन्फ्लिपनेट की बात की जाए तो विथ इन्फ्लिपनेट द मेंबर हैव एक्सेस टू अ होस्ट बिब्लियोग्राफिक एंड नॉन बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फ्लिपनेट के मेंबर हैं या इन्फ्लिपनेट पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किसी सूचना, किसी की बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये नॉन बिब्लियोग्राफिक या किसी की कोई ग्रंथ सूची ना हो उसको, जैसे कि आपका रिसोर्सेज, जैसे कि बुक हो गया, कोई जर्नल हो गया, एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इन्फ्लिपनेट की अगर बात की जाए तो ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट एंड इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर and accept the provide support to scholarship, learning, research, academic pursuit through cooperation and involvement of agency concerned। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है इस्टेब्लिशमेंट को और कम्युनिकेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने को। जैसे स्कॉलरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सपोर्ट, लर्निंग जिसको कि आप क्या कहते हैं, पढ़ना, उसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है, उसमें आप ले सकते हैं इससे। रिसर्च में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिसर्च पेपर यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एकेडमिक परस्यूट थ्रू कोऑपरेशन, मतलब आप एकेडमिक जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करके देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में भी आप देख सकते हैं, सूचना हस्तांतरण और पहुंच में क्षमता में सुधार के लिए संचार सुविधाओं को बढ़ावा देना, ठीक है, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, इस्टेब्लिश करना, जो संबंधित एजेंसियों के सहयोग और भागीदारी के माध्यम से छात्रवृत्ति, सीखना, अनुसंधान और शैक्षणिक खोज के लिए सहायता प्रदान करना। वही बात यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है। जब मैं यही चीज़ें समझाती हूँ तो कुछ बच्चों को लगता है कि मैम हिंदी में नोट्स दीजिए, तो लीजिए, मैंने आपके लिए हिंदी नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि और इसका क्या काम का है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिलायबल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज बाय क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ सीरियल, थीसिस, डिजर्शन, बुक्स, मोनोग्राफ्स, नॉन बुक मटेरियल्स जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर डेटा, मल्टीमीडिया, वेरियस लाइब्रेरीज इंडिया। ये इंडिया के बहुत सारे लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें आपके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपकी जो क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। नॉन रिसर्चल चीज़ें जैसे कि आपका ऑडियो विजुअल कोई चीज़ है, मैन्युस्क्रिप्ट है, मल्टीमीडिया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों का क्या होता है, ऑनलाइन आप इनकी क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट आपका रिलायबल एक्सेस, मतलब प्रोवाइड रिलायबल एक्सेस, आप उसको उसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एकदम रिलायबल चीज़ कि आप वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं पाएंगे, इन सब चीज़ों पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू इवॉल्व अ नेशनल नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग वेरियस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन द कंट्री एंड टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड सर्विस। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये इंडिया के लेवल पे है, मतलब ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे क्या करती है, जो लाइब्रेरीज हैं और उनके आसपास के जो सेंटर्स हैं उनसे सारे डेटा को, उनसे सारे नॉलेज को क्या करती है, उसमें कलेक्ट करती है, और आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है।
ये आपका हो गया इनफिलिप नेट। अब इनफिलिप नेट जो है उसने दो चीज़ें, अभी आप इनफिलिप नेट के बारे में, अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। इनफिलिप नेट, इसको शोध गंगा और विद्वान को मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले इनफिलिप नेट के बारे में बता देती हूँ कि इनफिलिप नेट के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनफिलिप नेट जो है उसके अंदर, इनफिलिप नेट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ चलाए गए हैं, ठीक है। इनफिलिप नेट के अंदर कार्यक्रम या गतिविधियाँ, सबसे पहला था लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, पुस्तकालय का स्वचालन। इसमें आता है आपका पहला, जिसको कि हम इंडकैट के नाम से कहते हैं। इंडकैट क्या है? यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक कैटलॉग, ठीक है। दूसरा था आपका सोल 3.0। सोल 3.0 क्या था? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बनाई गई थी ये सोल के अंदर बनाई गई थी, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। फिर तीसरा था आपका OCS, ठीक है, जिसको कि ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी ऑटोमेशंस हैं जो आपके इनफिलिप नेट के अंदर प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ के फॉर्म में चलाए गए थे। फिर आ जाता है ई कंसोर्शियम। ई कंसोर्शियम में पहला ही चीज़ है आपका ई शोध सिंधु। ये एक इनिशिएटिव था, कंसोर्शियम था, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है। ई शोध सिंधु जो था हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट एनलिस्ट। एनलिस्ट क्या था? ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, ठीक है। विद्वानों की सामग्री के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा अवसंरचना। हिंदी तो इसकी बहुत डिफिकल्ट है। तो नेशनल लाइब्रेरी थी ये, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कॉलरली, मतलब जो स्कॉलर्स थे उनके लिए। देन आ जाता है आपका इन्फीस्टैट्स टी। ये क्या था? इन्फीस्टैट्स की बात करूँ तो ये एक सेंटर है जो डेवलप किया था, हैड डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड इन्फीस्टैट। किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग द यूसेज स्टैटिक्स ऑफ वेरियस ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू द मेंबर इंस्टीट्यूशन। ये क्या किया गया था? एक मॉनिटरिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर पे जो ई रिसोर्सेज थे, मतलब ऑनलाइन जिन रिसोर्सेज के आप एक्सेस कर रहे हैं उनके मेंबर के इंफॉर्मेशन के लिए। देन आपका आ जाता है शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या था? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू प्रोवाइड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आप किसी का चोरी का पता लगाना, प्लेजरिज्म मतलब प्लेजरिज्म यूज़ किया जाता है अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं और आप उसको कहीं से देख के किसी का चुरा के लिख रहे हैं, इस बात को पता लगाने के लिए शोध सिंधु एक एप्लीकेशन चलाया गया, जिसमें के थ्रू अगर आप कोई भी आप थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप उसमें चेक करते तो तुरंत पता चल जाता कि आपने इसको कहीं से चुराया है या आपने खुद लिखा है। अगर आपने लिया है, देखिए प्लेजरिज्म के लिए एक चीज़ होता है कि अगर आपने वो चीज़ कहीं से ली है तो आप उसके लिए वहाँ का रेफरेंस ऐड ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप रेफरेंस नहीं ऐड करते हैं और उसको अपना प्रेजेंट करते हैं तो उसे चोरी ही माना जाएगा, ठीक है, वरना आपको रेफरेंस देना ही होता है। आगे जब आप जाएंगे करने, अगर आपने बीएससी थर्ड सेम में बीएससी सिक्स्थ सेम में डिजर्शन किया होगा अपना, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ा होगा, ठीक है। देन एक आ जाता है इनफेड। इनफेड क्या था? इनफिलिप नेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन सेटअप, ठीक है। ये किसके लिए था? विच यूजेस सिव ब्लोथ। ये स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। किसके लिए? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑथराइज्ड यूजर फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड प्रोवाइड देम सीमलेस एक्सेस टू ई रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ये एक क्या था? स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर था। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऑथेंटिकाइड था, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। ऑथराइज्ड था किसके लिए? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए, कि आप एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देन कुछ स्कॉलरली नेटवर्क थे जिसमें आपका आ जाता है शेरनी, ठीक है। शेरनी का फुल फॉर्म है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। ये एक्सपर्ट प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम था, कनेक्ट्स लेवरेजेस टू नॉलेज स्किल्स एक्सपर्टीज ऑफ वुमेन अक्रॉस वेरियस फील्ड इन इंडिया। वुमेन्स के स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाने के लिए, ठीक है। विद्वान एक एक्सपर्ट डेटाबेस था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आती हैं। इसमें से दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक है आपका शोध गंगा, दूसरा है आपका विद्वान, ठीक है। अगर मैं शोध गंगा की बात करूं तो शोध गंगा क्या है? ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस।
भारतीय शोध का एक जलाशय। रिपोजिटरी का मतलब जहाँ चीज़ें जमा होती हैं। तो इंडिया की जितनी भी थीसिस हैं उसको जमा किया गया है शोध गंगा में। इट्स एन एप्लीकेशन, ये बात आप याद रखिए, ये एक एप्लीकेशन है, कोई जगह नहीं है शोध गंगा, ठीक है। जो शोध गंगा है इज नेम क्वाइंड टू डिनोट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्शन सेट अप बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर। इन्फ्लिबनेट के द्वारा इसको क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। और ये क्या है, डिजिटल मतलब ऑनलाइन क्या है, रिपोजिटरी है, जलाशय है या रखने का जगह है इंडिया के सारे ई थीसिस को और डिजर्शन को, ठीक है। ये जो वर्ड शोध गंगा है ये दो वर्ड से मिलकर बना है शोध। शोध का मतलब होता है संस्कृत के ओरिजिन से, जिसका मतलब स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी, जो रिसर्च और डिस्कवरी से रिलेटेड हो। और गंगा जो होलीएस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो इन दो चीज़ों से मिलकर बना है कि ये शोध गंगा जो है यहाँ पे रिसर्च और जो आपके रिसर्च और डिजर्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ रखी जाएंगी और डिजिटलाइज्ड फॉर्म में जो लंबे समय तक रहेंगी, जैसे कि आपका गंगा रिवर होली रिवर है, ठीक है। शोध गंगा की बात करूं तो सेटअप है किसके द्वारा, इन्फ्लिबनेट के द्वारा। ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कॉल्ड डी स्पेस developed by MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप बिटवीन हेलवेट पैकर्ड। जो शोध गंगा का सेटअप है ये किसके द्वारा बनाया गया है, सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया है उसमें डी स्पेस है, जो डेवलप किया गया है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके पार्टनरशिप के साथ, हेलवेट पैकर्ड। तो मतलब MIT और हेलवेट पैकर्ड ने जो एक साथ मिलकर डी स्पेस का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसको हम यूज करते हैं शोध गंगा में, ठीक है। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, MIT पूछ सकता है, HP, तो मैंने इन सब चीज़ों को मेंशन कर दिया है। शोध गंगा क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, किसके लिए, फॉर रिसर्च स्कॉलर टू डिपॉजिट देयर PhD थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू इंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी इन ओपन एक्सेस। ये क्या करता है, शोध गंगा जितने भी रिसर्चर्स हैं वो अपना थीसिस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी स्कॉलर्स हैं जो उस टाइम उनके बाद रिसर्च कर रहे हैं, उनको उनके पता करना है कि इससे पहले यहाँ इस पर क्या रिसर्च हुआ, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो आप ओपनली उस पर एक्सेस कर सकते हैं। The repository has the ability to capture, index, store, disseminate and preserve ETDs, electronic thesis and dissertations submitted by the researchers। तो रिपोजिटरी में जो भी क्या होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके द्वारा जो ETD होता है यानी कि थीसिस, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्शन होता है, उसको कैप्चर करने के लिए, इंडेक्स, स्टोर और उनका प्रसार करने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको संरक्षित करने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो शोध गंगा क्या होता है, रेप्लिकेट करता है एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ डिपार्टमेंट, सेंटर्स, कॉलेज ईच यूनिवर्सिटी हैज़ टू फैसिलिटेट ईज ऑफ नेविगेशन। शोध गंगा जो है या इसके माध्यम से आप कहीं से भी, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सेंटर से हो, यूनिवर्सिटी से हो, तो यहाँ पे चीज़ों को क्या करते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो द स्ट्रक्चर facilitates research scholars from university to deposit their thesis in the respective department, center, college। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्या है, डिपार्टमेंट है, सेंटर है, कॉलेज हैं, वो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो शोध गंगा, ये आप शोध गंगा आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। क्या है, एक तरीके का आप ई थीसिस भी इसको कह सकते हैं। ई थीसिस, शोध गंगा इज अ ई थीसिस। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये क्या है, एक टाइप का ई थीसिस है। ई थीसिस डिजर्शन, जहाँ पे आप सारे PhD स्कॉलर्स अपने थीसिस और डिजर्शन को जमा करते हैं। आगे मूव करते हैं विद्वान की तरफ। तो विद्वान क्या है, विद्वान इज द प्रीमियर डेटाबेस or of profiles of scientists, research and other faculty members working at leading academic institution and other R&D organization involved in teaching and research institute। तो विद्वान भारत में जो है, जितने भी क्या है, आपके हिंदी में बता दूं, जितने भी आपके शिक्षण और अनुसंधान में शामिल अग्रणी शैक्षिक संस्था और अन्य अनुसंधान एवं विद्यालय संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होता है, किसी चीज़ का डेटा रखा जाता है। जैसे आप विद्वान, आपने रिसर्च की ई थीसिस कहाँ जमा की, शोध गंगा में। उसी तरीके से जितने भी साइंटिस्ट
और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, R&D एजुकेशन सिस्टम है, उन सारे लोगों का प्रोफाइल कहाँ पे होता है, विद्वान पे। वो अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ों की, अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्कॉलरली पब्लिकेशन, स्किल्स एंड एकम्प्लिशमेंट, रिसर्चर्स आइडेंटिटी। तो ये क्या करती है, जो रिसर्चर्स हैं उनके बारे में, वो कहाँ के हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका पब्लिकेशन क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जाकर जान सकते हैं कि जिसने भी ये थीसिस पब्लिश किया गया है उसके बारे में आप पूरी जानकारी विद्वान पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डेटाबेस होता है डेवलप्ड मेंटेन्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफिलिपनेट के द्वारा विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये जो है डेटाबेस ये इनफिलिपनेट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको सपोर्ट करता है NME-ICT, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। ये आप इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है हेल्प। Database would be instrumental in selection of panels of experts for various committees, task force establishment by ministers, government establishment for monitoring and evaluation purpose। ये जो डेटाबेस है ये हर चीज़ की क्या करता है, निगरानी करता है और मूल्यांकन उनका क्या करता है, उनकी बारे में इवेल्युएशन करता है, ठीक है। जो विभिन्न समितियां और कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं उन सारी चीज़ों का ये क्या करता है, इवेल्युएशन करता है, उनके बारे में सारी चीज़ें गवर्न करता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्वान का ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्वान बनाने के पीछे का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स, फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च स्कॉलर इन द कंट्री। देश में जितने भी साथी, संभावित सहयोगी, वित्त पोषण एजेंसियां हैं, नीति निर्माता हैं, शोध विद्वान हैं के द्वारा जल्दी और आसानी से जानकारी प्रदान करना। मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक्सपर्ट पीयर्स मतलब आपके आसपास में करने वाले लोग जो शोध करता है वो उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग, उस एजेंसी के साथ काम करने वाले लोग, इन सारी चीज़ों के बारे में आप विद्वान पे जाके जान सकते हैं, उनकी प्रोफाइल पे एक्सेस करके, किसी भी रिसर्चर के प्रोफाइल पे एक्सेस करके। आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूवर्स फॉर आर्टिकल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स। लेखक मतलब जो आर्टिकल्स और रिसर्च प्रपोजल्स बनाए गए हैं उसके द्वारा उनके जो पीयर्स हैं, पीयर्स का मतलब होता है साथी, सहयोगी, ठीक है, सहकर्मी, साथी जो भी हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन इसको रिव्यू किया है, कौन कौन देखा है इसको। डिस्कवर प्रोस्पेक्टिव्स कोलैबोरेटर फॉर ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, जितने भी चल रहे आपके रिसर्च हैं या जितने भी चल रहे आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आप संभावित सहयोगी की खोज कर सकते हैं कि कौन कौन जो मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड लोग हैं, उनसे मैं क्या करूँ, कांटेक्ट कर लूँ ताकि मुझे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इनफिलिपनेट की, ठीक है। इनफिलिपनेट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो आपका NIC नेट और BR नेट है इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगी, कवर करूँगी। तब तक के लिए आप इनफिलिपनेट की होल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइज करना ऑल सारे लाइब्रेरी नेटवर्क को, क्या है इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्वान क्या है, ठीक है। विद्वान, इनफिलिपनेट में विद्वान क्या है, तो ये एक डेटाबेस है एक्सपर्ट्स का, नेटवर्क ऑफ रिसर्च का एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। डेटाबेस है, मैंने ऊपर बताया कि एक क्या है, डेटाबेस है, जितने भी आपके नेटवर्क हैं, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं नेशनल लेवल पे, उनका डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए शोधगंगा इज रिपोजिटरी ऑफ। शोधगंगा किसकी रिपोजिटरी है, तो ऊपर ही लिखा था थेसिस की डिजर्शन की रिपोजिटरी है। नेक्स्ट आपका NIC नेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं BR नेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे हम बायो रिसोर्स नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन आप और एक देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल नेटवर्क प्राइमरली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्सेज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपका क्या है, इनफिलिप नेट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे शोधगंगा से पूछा गया है, तो ये क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्शन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जो आपके इनफिलिप नेट और इन सब चीज़ों से, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और NIC नेट, और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेटिक जो NIC नेट है अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या है, एक इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क कहते हैं इसको, ठीक है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए सोचते हुए ये टॉपिक बनाया है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क है जिसे NIC नेट कहते हैं, ठीक है। NIC नेट जो है, NIC एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसको कहते हैं, इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर या NIC नेट जो है ये किसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है NIC के द्वारा, जो क्या करती है, डेडिकेटली केटर्स टू द नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ई-गवर्नेंस 7 एप्लीकेशन। हमारे जो भारतीय जो हमारा शासन है, ठीक, गवर्नेंस है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उसके 7 एप्लीकेशंस को ये सर्व करती है, ठीक है। जैसे आपके NCERT हो गए और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, वहाँ पे ये 7 नेटवर्क को सर्व करती है। NIC नेट किसके द्वारा रेगुलेट किए बनाया गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर NIC के द्वारा, फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है, ठीक है। अब बात करें इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये VSAT टेक्नोलॉजी पे क्या है, VSAT भी आप कह सकते हैं, VSAT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। NIC नेट के अगर हम कनेक्शन की बात करें तो ये 35 स्टेट्स में 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं आपके, ठीक है, पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के जो हैं 35 हमारे इंडिया में, उनको 53 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंटर से रेगुलेट होता है, जैसे PM हमारे क्या है, सेंटर की मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, सेंटर पूरे पाए जाते हैं उसमें, तो उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, और मोर देन मतलब इससे भी ज़्यादा 1600 डिस्ट्रिक्ट, 600 जिलों से ज़्यादा जगह सेंटर पे क्या करती है, ये अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। NIC नेट की बात करें तो इसका काम क्या है कि कोर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इंटरनेट सर्विस। कोर इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या जो भी चीज़ों से रिलेटेड है, उन इंफॉर्मेशन को ये क्या करती है, सर्कुलेट करती है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम, उसके अलावा ये क्या करती है, प्रोवाइड्स अ होस्ट ऑफ अदर सर्विस एज वेल एज इंक्लूडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट डेटाबेस एक्सेस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, इसमें आपका आ जाता है क्या, होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज, कुछ और सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। रिमोट डेटाबेस मतलब जो क्या है, रिमोट का मतलब उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो आप क्या हो, सूचना प्रसारण वगैरह, रिमोट वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, किसी चीज़ का ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, जैसे न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग होती है, वेदर की ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसी तरीके से इन सारी चीज़ों का भी ये एक्सेस देती है। और मेन इसका क्या काम है, कोर इन्फॉर्मेशन क्या है इसका, एक्सचेंज एंड इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा आ जाता है आपका बायो रिसोर्स नेटवर्क, या जिसे हम BR नेट के द्वारा के नाम से जानते हैं, या जैव संसाधन नेटवर्क। बायो रिसोर्स, बायो से आप समझ सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात होगी, ठीक है, बायोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायो रिसोर्स नेटवर्क में आप बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ये आपका क्या होता है, BR नेट काम करता है, इसे जैव संसाधन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब हम बायो रिसोर्स नेटवर्क की बात करें तो ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द नेटवर्क। मतलब जैसे कई सारे नेटवर्क हों, ठीक है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, मतलब ये कोई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई इस यूनिवर्सिटी में, कोई इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सब लोग अपना अलग अलग प्रोसेस। अब इन सब का एक जगह क्या हो, कलेक्शन हो जाए, इस तरीके से एक जगह सारी इंफॉर्मेशन का क्या हो जाए, कलेक्शन हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन का एक जगह क्या हो जाए, कलेक्शन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो BR नेटवर्क के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई रिसर्च पब्लिश हो रहा है, कोई किसी मेडिसिन की खोज हुई, कुछ भी, वो एक जगह आप BR नेट पे एक्सेस करिए, BR नेट पे जाइए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज BR नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन इनिशिएटिव ऑफ द जापान साइंस टेक्नोलॉजी। इसका जो इनिशिएटिव है उसने किसने लिया था, जापान साइंस टेक्नोलॉजी ने लिया था, ठीक है, जापान साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया था, जिसको GST कहते हैं कॉर्पोरेशन। BR नेट इज बेसिकली मीन्ड फॉर ब्रिंग टुगेदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्कैटर्ड का मतलब होता है इधर उधर फैला हुआ, मतलब कहीं भी इधर उधर जितनी भी फैली हुई चीज़ें हैं, ठीक है, सबको एक जगह कलेक्ट कर देना
बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं उनको एक जगह कलेक्ट करना, मतलब आपको कुछ भी बायोलॉजी से रिलेटेड बुक कुछ भी चाहिए आप BRNet पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। Such an integrated pool of information resources available at a single location leads to the optimum utilization of the information resources, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपको क्या करना पड़ रहा है, 4 जगहों पर जाना पड़ रहा है, तो आपके टाइम का वेस्टेज, आपके मनी का वेस्टेज, सब चीज़ों का वेस्टेज हो रहा है। लेकिन अगर बायोलॉजी से सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एक ही जगह पे क्या कर दी जाए, कलेक्ट कर दी जाए, जो कि आपका BRNet होने वाला है, तो आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को किस में यूटिलाइज कर पाएंगे, अपने काम करने में। आपको टाइम नहीं लगेगा जाने में, इधर उधर भागने में नहीं टाइम लगेगा, खोजने में टाइम नहीं लगेगा। आप एक जगह जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, आपके बॉटनी पढ़ा रही हूँ तो बॉटनी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके क्वेश्चंस भी करा दूँ, आपके पेपर्स भी करा दूँ, देन आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूँ। तो इससे क्या होता है, आपने क्वेश्चन अभी जैसे इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दूँ, तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, क्योंकि ये आपके लिए इनफ होगा। यही काम BRNet करता है, ठीक है। BRNet की अगर बात की जाए तो BRNet जो है कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट द एंड यूजर कैन ईजिली सर्च द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। फर्दर मोर इट ऑल्सो द यूजर टू क्रिएट देयर ओन डेटाबेस। देखिए ओवरऑल इसमें ये कहा जा रहा है कि जो BRNet है उसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत हो इंफॉर्मेशन की बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी BRNet में क्या हो, इकट्ठा हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक जगह पे एक्सेस कर लेंगे और आपका मन करे तो BRNet पे बायो रिसोर्स में आप अपना खुद का डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का डेटाबेस में क्या होता है, आप अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे, उसमें अपनी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारी अब डिजी लॉकर जैसे आप देखते हैं, तो डिजी लॉकर क्या है, एक टाइप का डिजिटल लॉकर है, ऑनलाइन लॉकर है, जिसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे पहले क्या होता था लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत गायब हो जाते थे, उनकी मार्कशीट वगैरह, लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर पे अपना मार्कशीट अपलोड कर दिया है तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका रहेगा। तो BRNet भी एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म है आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सभी चीज़ों का। होपफुली सारे बच्चों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। BRNet के बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है स्वयं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है स्वयं, ठीक है। अब स्वयं क्या है, व्हाट इज स्वयं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका फुल फॉर्म ही है, स्वयं का फुल फॉर्म ही है कि स्टडी वेब है। वेब का मतलब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन, वेब वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। वेब वीडियो ऑडियो से रिलेटेड वेब है। एक्टिव लर्निंग के लिए आप एक्टिवली लर्न कर पाएं। अब वेब में क्या करेंगे, वेब कैमरा आपका होता है, जैसे आपको कोई एग्जाम देते हैं ऑनलाइन तो कहा जाता है कि वेब कैमरा अपना ऑन कर लीजिए ताकि आप उसमें दिखें, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जूम पे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या अदर साइट्स हैं, उसी तरीके से स्वयं है। स्वयं एक लर्निंग वेबसाइट है, टीचिंग वेबसाइट है, ठीक है, एजुकेशनल वेबसाइट है जो एक्टिव लर्निंग के लिए बनाया गया है, एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, जो आपके क्या है, युवा आकांक्षी दिमाग के लिए, जो आप चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है, आप एस्पायर है उसके लिए बनाया गया है। ये क्या है, युवा आकांक्षी दिमाग के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन के लिए। आप एक बात जानिए, जो भी लोग बच्चे टीचिंग की तैयारी करेंगे उन्हें सीटेट में पेडागॉजी पढ़ाया जाता है। पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, और पेडागॉजी में आपको हमेशा कहा जाता है कि आपको हमेशा एक्टिव लर्निंग करानी है, ठीक है, बच्चों से, जिसमें बच्चा एक्टिव हो। कोई काम ऐसा नहीं कराना है कि आप पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप ऐसे काम कराइए जिसमें बच्चा एक्टिव हो। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा उसमें एक्टिव रहे, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग की यहाँ बात की जाएगी, किसके थ्रू, वेब्स के थ्रू, मतलब ऑनलाइन, ठीक है। तो वो फुल्ली इसका फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं क्या है, एक प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है 3 प्रिंसिपल के लिए, सिद्धांत,
3 प्रिंसिपल्स के लिए, वो है आपका 3 प्रिंसिपल एजुकेशनल प्रिंसिपल के लिए, इंडियन एजुकेशनल प्रिंसिपल के लिए, जिसमें आपका एक्सेस है, इक्विटी है एंड क्वालिटी है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, उस चीज पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, वहां आपको इक्विटी मिलेगी, समता मिलेगी। मतलब आप पहले कमजोर थे तो आपको खूब अच्छा पढ़ा लिखा के क्या किया जाएगा, नॉलेजेबल बनाया जाएगा, इक्विटी मिलेगी। लाइक कोई आप लोग मैच देख रहे हैं, ये ठीक मान लीजिए आप लोग 4 बच्चे मैच देख रहे हैं और मैच इतनी हाइट पे हो रहा है, तो एक बच्चा इतना छोटा सा है और एक इतना लंबा है, तो आप इस छोटे वाले बच्चे को क्या कर दें, ऐसे एक स्टूल दे दें तो इसको भी लंबा, ये भी लंबा हो जाए। इसको कहते हैं इक्विटी। यही चीज आपको यहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल। जैसे मैं आपके लिए अगर ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी के मैटर्स लाऊं, ताकि जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ स्वयं, तो मेरा ये मानना है कि ये जो टॉपिक है, जो जहाँ से मैंने इसको लिया है, जहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँ, वो एकदम ऑथेंटिक हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो जाकर रीचेक कर लें, स्वयं की वेबसाइट से मैंने सारी चीज़ें ली हैं, तो आप देखेंगे कि ये ऑथेंटिक है। लेकिन अभी आपके स्तर पे आप वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कवर कर पाएंगे जो मैं आपके लिए कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए बनाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वयं जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या है, तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा इसका टर्म क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। यहाँ पे इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन देना जो एजुकेशन से वंचित रह गए हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाए, उनको भी एजुकेशन देना, क्योंकि ये स्वयं आपका है फ्री एजुकेशन है। ठीक है, फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्वयं क्या करता है, ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट हु हैव प्रीवियसली रिमेन अनटच्ड बाय डिजिटल रिवोल्यूशन एंड हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन मेन स्ट्रीम ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। ये उन बच्चों के लिए ब्रिज का काम करता है, जैसे मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग दिला देते हैं। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये एक फ्री प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि क्या करें, वो बच्चे भी एक्सेस कर पाएं फॉर फ्री अगर है तो वो बच्चे भी यहाँ एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इसको डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेन मुद्दा इसका यही है कि जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, जो लोग नहीं इसको पा पाए हैं, उनके लिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है, एक कोर्स का काम करता है, कोर्स इस पे पढ़ाया जाता है। क्लास 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को यहाँ क्लास प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, इसके सारे कोर्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी लर्नर के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता, और इंटरैक्टिव प्रिपेयर्ड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में दिया जा रहा है तो कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, नहीं, टीचर्स से आपकी इंटरेक्शन होगी, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन कोचिंग्स में करते हैं। लाइक अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वहाँ पर आप मुझसे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती है मैं आपके लिए प्रोवाइड कराती हूँ। उसी तरीके से यहाँ भी किया जा सकता है। एक्सेस ऐसा नहीं है फ्री है तो आपको ऐसे ही दे दिया जा रहा, आप टीचर से बात नहीं कर सकते, नहीं, सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो 4 कैटेगरी में किया गया है इसको। 4 करिकुलम, क्वाड्रेंट कह सकते हैं आप, करिकुलम कह सकते हैं, इसका पाठ्यक्रम जो है 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होते हैं, खूब अच्छा रीडिंग मटेरियल, जैसे मैं आपको ये रीडिंग मटेरियल दूं, आप इसको डाउनलोड करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं ये वाला मटेरियल आपको दूं तो आप इसको डाउनलोड करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। सेल्फ असेसमेंट, मतलब आप खुद को चेक कर सकते हैं, कैसे, टेस्ट के थ्रू, क्विज के थ्रू। जैसे मैं आपको टेस्ट कराऊं, क्विज दे दूं, वहाँ पे अपने टेलीग्राम पे मैं आपको क्विज दे दूं, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है फॉर क्लियरिंग डाउट्स। ऑनलाइन आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टेप हैव बीन टेकन इन रिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। ये जो स्टेप लिए गए हैं, किस चीज के लिए लिए गए हैं, कैसे एक्सपीरियंस के लिए, ऑडियो वीडियो से आप लर्निंग कर सकें, मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं, पेडागोजी यानी कि शैक्षणिक सिद्धांतों का, मतलब पढ़ाने का जो मेथड है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका मेथड का यूज करना, कैसे पढ़ाना है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आपके दिमाग में ज्यादा ये बातें जाएंगी, टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारी चीजें कराई जा रही है। तो कितना सारा पर्पज है इसका। अब मैं अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी तो इसके टॉपिक आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए,
ये आपका DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ द NIC नेट। NIC नेट का फुल फॉर्म क्या है? अब ये बच्चा देखिए ये लगा के आया, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछा गया है कि BR नेट, आपका BR नेट क्या होता है, ठीक है, तो ये बायो रिसोर्स नेटवर्क है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके स्वयं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। स्वयं क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गलत बात। डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू अचीव प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एकदम सही बात है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। नेम ऑफ वेबसाइट नहीं, ठीक है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ठीक है। ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जो है क्रिएटेड बाय HRD मिनिस्टर, कौन सा ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है? तो स्वयं है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू, किसके थ्रू? वीडियो लेक्चर्स। आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं? वीडियो लेक्चर। क्लासरूम टीचिंग तो हो नहीं सकता, सेमिनार नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, क्या है? वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको मिलता है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पूछे गए थे। होपफुली सारे बच्चों को BR नेट क्या होता है, NIC नेट क्या होता है और स्वयं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन चीज़ों को बताइए। होपफुली सारे बच्चे, अगर जिनके भी एग्जाम्स नहीं हुए वो तो देखिए, जिनके हो गए वो भी देख लें, क्योंकि आगे आप कॉम्पिटिशन की ही तैयारी करने वाले हैं, वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।